हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपनी बातों से विंग को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था, और जिस वजह से विंग भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था वांग जी से, और वो वांग जी को 2-3 बातें सुना के वहाँ से निकल गया था। अब आगे विंग भागकर वॉशरूम में चला जाता है। वो अपनी इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने आंसुओं को हाइड करने के लिए भागकर वॉशरूम में जाता है और ख़ुद को टॉयलेट में बंद कर लेता है, और वहाँ बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। वो वांग जी के बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। नॉर्मली विंग लोगों की बातों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, जिस वजह से वो सबकी बातों को नॉर्मली इग्नोर ही करता है। लेकिन वांग जी की बातें उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। जब वांग जी उसकी मदर के बारे में ये सब बोलता है। विंग बाथरूम में बैठकर बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तभी उसके चेस्ट में बहुत बुरी तरीके से पेन होना शुरू कर देता है। पहले तो वो पेन बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे वो पेन बढ़ने लगता है तब उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। वो बहुत ही टाइटली अपने चेस्ट को होल्ड कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। जब उसे महसूस होता है कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने बैग को ढूंढने लगता है जहाँ पे उसका मेडिसिन है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास तो उसका बैग ही नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वांग जी ने जब बहुत ज़ोर से विंग को उस रूम में पुश किया था, तब उसके हाथ से उसका बैग छूट गया था। वो तुरंत ही फ्लोर पे अपने घुटनों पे बैठ जाता है और सामने की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। वो बहुत कोशिश करके वहाँ से बाहर निकलता है और उस वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर बहुत बुरी तरीके से नम पड़ गया था। वो अभी चल भी नहीं पा रहा था, उसके गले से भी आवाज़ें निकल रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा होता है और वहीं पे बैठ जाता है और अपने चेस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। अब हमें वांग जी के रूम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था और नीचे की तरफ देख रहा था। वो उसके दिमाग में अभी भी वो सब बातें घूम रहा था जो अभी अभी विंग उससे कह के गया है। वो अपने मन में ही सोचता है कि उसे हो क्या जाता है, वो क्यों ऐसे बिहेव करता है। फिर वो अपनी नज़र को थोड़ा सा उठाता है तो वो देखता है उसके सामने विंग का बैग पड़ा हुआ है। उसे याद आता है कि उसने विंग को बहुत बुरी तरीके से पुश किया था इस रूम में, जिस वजह से शायद विंग के हाथ से उसका बैग छूट गया था। वो उस बैग की तरफ थोड़ी देर का देखता है, उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उस बैग को अपने हाथ में लेता है और अपने मन में ही सोचता है कि इस बार नहीं, मुझे इस बार उसे सॉरी बोलना चाहिए, इस बार मैंने लिमिट क्रॉस कर लिया है। ऐसा सोचते हुए वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और विंग के ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे लगता है विंग शायद अपने क्लास में गया होगा, इसलिए वो विंग के क्लास की तरफ जाने ही लगता है कि उसे रास्ते में अपने बैंड का 2 फ्रेशर्स मिलता है। वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है, क्या उन दोनों ने विभूषण को देखा है? वो दोनों थोड़ी देर तक सोचता है, तब वो लोग कहता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले उन लोगों ने विभूषण को भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था। वांग जी उनसे कहते हैं कि उन लोगों ने कौन से वॉशरूम में जाते हुए देखा था। फिर वो लोग कहते हैं कि यही नीचे की फ्लोर के वॉशरूम में ही। फिर वांग जी उन दोनों को थैंक्स कहता है और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अभी वांग जी वॉशरूम के गेट के बाहर खड़ा हुआ था और एक गहरा सा सांस भर रहा था। थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद विभूषण के सामने जाने में वांग जी को थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उस वॉशरूम की डोर को ओपन करता है और अंदर जाता है। जब वो अंदर देखता है, अंदर के सिनेरियो देखकर वो बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही भाग के विंग के पास जाता है, जो अभी अपने चेस्ट को होल्ड किए हुए था और घुटनों पे बैठा हुआ था। विंग को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी वो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम की वजह से अनकॉन्शियस हो जाएगा। वांग जी तुरंत ही भाग के विंग के पास जाता है और उसे टाइटली होल्ड कर देता है। वो विंग को हिक करते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है बताओ, तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसे कहते हुए वो विंग की पीठ को सहलाने लगा। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से विंग को क्या हो गया है। वो विंग को बस सहला रहा है और उसे काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग अभी जिस कंडीशन में है वो काम नहीं हो सकता था। विंग के गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। वो अपने हाथ को उठाते हुए अपने बैग की तरफ इशारा करता है, जो अभी वांग जी के हाथ में था। वांग जी भी विंग के हाथ को फॉलो करता है और वो उस बैग की तरफ देखता है। वो तुरंत ही उस बैग को ओपन करता है और वहाँ पे विंग को दिखाने लगता है। विंग का हाथ इतनी बुरी तरीके से काँप रहा होता है कि विंग
जो अपने हाथ को बैग के अंदर घुसा के वहाँ से मेडिसिन का डब्बा निकाले, वो तक उसमें हिम्मत नहीं है। वांग जी को तब याद आता है कि उस दिन भी विंग इसी कंडीशन में था और उसके सामने एक मेडिसिन का डब्बा पड़ा हुआ था, जिस मेडिसिन को खाने के बाद विंग काम हो गया था। वांग जी तुरंत ही उस बैग से उसी मेडिसिन के डब्बे को बाहर निकलता है और वहाँ से एक पिल्स को बाहर निकाल के विंग के मुंह में दे देता है। विंग तुरंत ही उस पिल्स को निगल लेता है और अपनी आंखों को बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। वांग जी भी विंग की पीठ को सहलाते हुए उसे टाइटली होल्ड करता है और विंग को काम करने की कोशिश करता है। करीब 5 मिनट बाद विंग की ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और वो अभी नॉर्मली सांस ले पा रहा था। विंग वांग जी की टी शर्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड किया हुआ था और बस वो अपने आंखों को बंद करके खुद को काम किए जा रहा होता है। जब विंग को लगता है विंग अभी नॉर्मल हो चुका है, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी अपनी कंसर्न आईज से विंग की तरफ देख रहा था, जैसे वो पूछ रहा था कि अचानक से क्या हुआ था, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया था और ये सब क्या था। वांग जी की आंखों में बहुत सारा सवाल था, उसके साथ उसके आंखों में एक जेंटलनेस और एक कंसर्न था जो विंग के लिए था। विंग भी ये बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा था। विंग तो धीरे से वांग जी के चेस्ट से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी अभी भी विंग को बहुत ही टाइटली होल्ड किए हुए था, जिसकी वजह से विंग अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। वो धीरे से वांग जी से कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन वांग जी अभी भी विंग को नहीं छोड़ रहा था। वो विंग की तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या था। विंग वांग जी की तरफ ना देखते हुए अपनी आंखों को सामने की तरफ करता है, कहता है ये पब्लिक वॉशरूम है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम मुझे छोड़ दो, हम उठ कर भी बात कर सकते हैं। लेकिन वांग जी अभी तक विंग को नहीं छोड़ रहा था। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और एक इरिटेटिंग लुक देते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, और वैसे भी ये जो कुछ भी है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ और तुमने मेरी फिर से मदद की, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर ग्रेटफुल हूँ और इन सब के लिए मैं तुम्हें एक दिन पेबैक कर दूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की ग्रिप से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी विंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए विंग चाह के भी वांग जी से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था। वांग जी फिर से विंग को घूरते हुए कहता है कि बताओ ये सब क्या था। उस दिन भी तुम ऐसे हालत में था, जब मैंने पूछा था तो तुमने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्यों होता है, क्या तुम किसी बीमारी से जूझ रहे हो। ये सुनते ही विंग उसे घूर कर देखता है, कहता है नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बस ये मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और तुम्हें मेरी पर्सनल मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ो। ऐसा कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी तुरंत ही विंग को ग्रैब कर लेता है और उस फ्लोर पर विंग को लेटा के उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी का एक्शन इतना ज़्यादा सडन था कि विंग का माइंड तो एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो चुका था। वो जब एक उन दोनों के पोजीशन को चेक करता है, तब वो तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, लान वांग जी तुम क्या कर रहे हो, ये पब्लिक वॉशरूम है, अगर कोई अचानक से यहाँ आ गया और हम दोनों को ऐसी कंडीशन में देख लिया तो तुम सोच सकते हो वो क्या सोच सकता है। ये सुनने के बाद भी वांग जी का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। उसका फेस देख के पता चल रहा था कि वो विंग को ये कहना चाहता हो कि आई डोंट केयर, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। विंग एक गहरा सा सांस भरता है, उसे पता है वांग जी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और उससे बहस करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए विंग बस एक गहरा सा सांस भरता है, कहता है अभी तुमने मेरे साथ जो कुछ भी होते हुए देखा था वो तुम्हारे लिए नया हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नया नहीं, ये मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ है। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ कन्फ्यूजनली देखने लगता है। वांग जी सोचता है ये नॉर्मल कैसे हो सकता है, ये शायद कोई बीमारी होगा जिसे विंग को ठीक करना चाहिए। विंग कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, ये एक डिसीज़ हो सकते हो। एक्चुअली बचपन से ही मैं ज़्यादा रो नहीं पाती थी, अगर मैं ज़्यादा रोता था तो मुझे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता था और मैं सांस नहीं ले पाता था। जब मैंने और मेरे मॉम ने डॉक्टर से कंसल्ट लिया तो उन्होंने बताया था मुझे कि एक्चुअली मेरा हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है। कोई नॉर्मल इंसान जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, तब उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है,
उसका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है। लेकिन मेरा हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से मैं जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तब मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट नहीं कर पाता है, जिस वजह से मेरे बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत फास्टली रन तो कर पाता है, लेकिन मेरे हार्ट की वजह से मेरे हार्ट उन ब्लड्स को बहुत जल्दी पुश नहीं कर पाता है, जिस वजह से मैं जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा रो लेती हूँ, तो मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। विंग अपनी सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली वांग जी को एक्सप्लेन कर रहा था और वांग जी बहुत ही ध्यान से विंग की सारी बातों को सुन रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग की बात को सुनता है, उसके बाद कहता है, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तभी विंग कहता है, नहीं, इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज ना करूं और मैं ना रहूं, तो फिर मैं ठीक रह पाऊँगा। इसके लिए मुझे एक पिल्स दिया गया है, डॉक्टर ने कहा है मुझे इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पिल्स हार्मफुल नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग के लिए तो फिर मैं ये पिल्स ले सकता हूँ। ये कहते हैं वो उस पिल्स के डब्बे की तरफ इशारा करता है। वांग जी एक नज़र उस पिल के डब्बे की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर तुम रो क्यों रहे थे? ये सुनते ही विंग का पूरा चेहरा रेड पड़ गया था। वो कैसे बता सकता था कि वांग जी की बातों से वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था कि वो बच्चों की तरह रोने लगा था। वो बिल्कुल भी वांग जी को नहीं बताना चाहता था कि वो अभी बहुत बुरी तरीके से रोना चाहता था। वो अपने आइज़ को वांग जी के आई कांटेक्ट से अवॉइड करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं रो सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी, क्या रोने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसा कहता है वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मेरे ऊपर से उठो, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है ना? ये सुनने के बाद वांग जी विंग को थोड़ी देर तक घूरता है, उसके बाद वो अपनी जगह से उठ जाता है। विंग भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, अपने कपड़े को झाड़ने लगता है, फिर वो अपने बैग को उठाता है और उस मेडिसिन के डब्बे को अपने बैग में रखते हुए कहता है, वैसे आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को घूरता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। विंग उस वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है, तभी वांग जी विंग का हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम आज बीमार हो, इसलिए तुम्हें आज यूनिवर्सिटी में कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ। ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी को घूरता है, उसके बाद एक गहरे से सांस भरते हुए कहता है, देखो लान वांग जी, मैं बीमार नहीं हूँ, ये सब तुम्हारे लिए नया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। ये सब मेरे लिए नॉर्मल है और ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ये सब मैं बचपन से झेलते आ रही हूँ, इसलिए प्लीज़ इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कहते हैं वो वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और उस वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन वांग जी अभी भी विंग की बैग को देख रहा था और अपने मन में कुछ सोच रहा था। अब हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग निहोसंग और बोचांग को बाय बोल रहा था और अपने अपार्टमेंट के लिए जा रहा था। और रास्ते में ही था कि उसके सामने एक लग्जूरियस कार आके रुकता है। विंग उस कार को देखते ही पहचान जाता है, ये कार और किसी का नहीं, द लान वांग जी का है। विंग एक गहरा सा सांस भरता है और उस कार की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। ये कहते हुए वो फिर से वहाँ से जाने ही वाला था कि वांग जी तुरंत ही अपने साइड के गेट को ओपन करता है और विंग के पास आके विंग को तुरंत ही ब्राइडल साइड में कैरी कर लेता है और अपनी सीट के पास वाले पैसेंजर सीट में विंग को बिठा देता है और तुरंत ही दरवाजे को लॉक करके अपनी सीट में जाके बैठ जाता है। ये सब इतना ज़्यादा सडन था कि विंग तो रिएक्ट करना ही भूल गया था। वो तुरंत ही हैरान से वांग जी की तरफ देखता है और फिर तुरंत ही उस कार की डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वांग जी कार की डोर को लॉक कर चुका था। विंग वांग जी को घूरते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये सब ज़बरदस्ती है, तुम ज़बरदस्ती मुझे अपने कार में नहीं बिठा सकते। ये सुनने के बाद वांग जी एक स्मिक करता है, कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? विंग को अभी वांग जी की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी दांत पीसते हुए कहता है, लान वांग जी, क्या तुम ये सब हरकतें करना बंद कर सकते हो? देखो तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो, कैसे हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है और हम नॉर्मली रहते हैं, हमारे बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। स्पेशली आज के उस इंसिडेंट्स के बाद जब तुमने मेरी मदर के बारे में इतना सब कुछ कहा था, उसके बाद से कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ऐसा कहते हुए विंग उस कार से निकलने ही वाला था कि वांग जी तुरंत ही विंग को कहता है, आई एम सॉरी विंग। ये सुनते ही विंग अपनी जगह पे रुक जाता है।
उसे तो अपने कानों पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि वांगजी उसे सॉरी बोल रहा है। उसे पता है वांगजी जितना एरोगेंट है वो आसानी से किसी को सॉरी नहीं बोलता है, और उसने विंग को सॉरी बोला है, ये शायद वांगजी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो थोड़ी देर तक चुप रहता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो स्पीचलेस हो गया था वांगजी की सॉरी सुनने के बाद। उसके बाद वांगजी उसकी तरफ देखते कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हारी मदर की बात को बोलना नहीं चाहता था, और तुम जैसा सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदर के बारे में गलत सोचती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आ गया था और मैं अपने गुस्से के मारे ये सब बोल गया था, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विंग भी उसकी तरफ देखेगा, लेकिन विंग उसकी तरफ नहीं देखता है, वो सामने की तरफ ही देख रहा था। तो ये वांगी सामने की तरफ देखता है, कहता है, मैं फिर से ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे इस बार के लिए माफ़ कर देना। विंग कुछ नहीं कहता। विंग अभी भी चुपचाप ही वह बैठा हुआ था। विंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाके वांगी को लगता है शायद विंग उससे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए वो उस कार की डोर को ओपन कर देता है। तभी वांगजी कुछ कहने ही वाला था कि विंग वांगजी को एक एड्रेस बताता है, जिसे सुनने के बाद वांगजी को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी कंफ्यूजिंग नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था, जैसे वो पूछना चाहता है कि विंग ने अभी क्या बोला। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचा दो, मैं काफ़ी देर हो रही हूँ, मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना है। ऐसा कहते हुए वो सीधा देखने लगा। वो अभी वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था। वांगजी ने जब सुना कि विंग ने उसे अपने घर के एड्रेस बताया और वो उसे वहाँ छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो वांगजी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर भी एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो तुरंत ही कार को स्टार्ट करता है और उसे चलाने लगता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। करीब 20 मिनट बाद वांगजी विंग के घर के अपार्टमेंट के सामने ही था। उसका बिल्डिंग कुछ ठीक नहीं था, काफ़ी ज़्यादा पुराना था और बिल्डिंग की रेनोवेट की ज़रूरत था। और वो एरिया वांगजी बहुत अच्छे से जानता है। वो भी एक माफिया गैंग का मेंबर है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि इस एरिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो बहुत ही अजीब नज़र से विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए वांगजी की तरफ देखता है, कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आया? ये सुनने के बाद वांगजी कहता है, क्या कोई नॉर्मल इंसान इस जगह रह सकता है? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा फैमिली में कोई गैंगस्टर में था? ये सुनने के बाद विंग को हंसी आ जाती है। वो स्माइल करते कहता है, मेरी फैमिली में कोई नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ज्वाइन हो जाऊँ। ऐसा कहते हुए वो उस कार से उतर जाता है। वांगजी भी तुरंत उस कार से उतर जाता है, कहता है, तुम, और वो भी गैंगस्टर में, काफ़ी अच्छा मजाक है। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करने लगा। विंग को ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा, क्यों, क्या मैं गैंगस्टर में नहीं जा सकता? तो वांगजी अपनी हंसी को दबाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल जा सकते हो, तुम अगर जाओगे तो तुम्हें देखते ही वो लोग तुम्हें लीडर बना देगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को टीज़ करने लगा। विंग को भी बहुत अच्छे से समझ आया था कि वांगजी विंग को टीज़ कर रहा है, लेकिन विंग कुछ नहीं कहता। वो अपने रूम की तरफ जाता है और अपनी रूम को ओपन करता है। वांगजी विंग के पीछे पीछे आ रहा है। विंग को जब महसूस होता है कि वांगजी बिल्कुल विंग के पीछे खड़ा हुआ है, वो वांगजी की तरफ टर्न होता है, कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में आने की सोच रहे हो? वांगजी सोचता है, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हें इतनी दूर तक ड्रॉप करने के लिए आया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अपने अपार्टमेंट में बुलाना चाहिए और मुझे टी या फिर कॉफ़ी ऑफ़र करना चाहिए? ये सुनने के बाद विंग अपने आई को रोल करता है, कहता है, मेरे अपार्टमेंट में अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं है और मेरे अपार्टमेंट में ना ही टी है ना ही कॉफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो दरवाजे को बंद करने ही वाला था कि वांगजी उस दरवाजे पर हाथ रख देता है, कहता है, ठीक है, तो तुम पानी भी पिला सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। ये सुनने के बाद विंग कहता है, मेरे घर में पानी भी नहीं है। तो वे वांगजी कहता है, ये भी बहुत गंदा मजाक था। विंग कहता है, मैंने मजाक नहीं किया है। वांगजी के साथ बहस करने में विंग का ध्यान जब दरवाजे से हटकर वांगजी की तरफ जाता है, तभी उसी बात का फ़ायदा उठा के वांगजी तुरंत ही उस दरवाजे को खोल देता है और उस अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। वो अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा था। वो वहाँ पे एक छोटा सा रूम था, बाहर एक छोटा सा लिविंग रूम था, एक छोटा सा किचन था और एक बाथरूम था। वांगजी उस अपार्टमेंट को बहुत अच्छे से देख रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है, ये अपार्टमेंट तो मेरे रूम से भी ज़्यादा छोटा है, ये इंसान यहाँ पे रह कैसे रहा है? फिर विंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, हे, तुम्हें पता नहीं है क्या कि किसी के अपार्टमेंट में घुसने से पहले उसका परमिशन लेना चाहिए?
इस विंग की बात सुन के भी वांग जी ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने विंग को वह देखा ही नहीं। वो तुरंत ही किचन की तरफ जाता है और अपने ग्लास में पानी भरते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा 2 बार जान बचाया है, तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहिए और मेरे लिए थोड़ा सा ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग स्पीचलेस हो जाता है। वो बस पैर पटकने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता। वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे टीज़ करने में। वो अपने पानी को फिनिश करता है, फिर किचन से बाहर निकलते हुए कहता है, वैसे ये अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है मेरे लिए, लेकिन ठीक है। ऐसा कहते हुए वो आसपास देखने लगा। तो विंग अपने बैग को उस काउच में रखते हुए कहता है, मेरे लिए ये अपार्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहते हुए वो बस ये ही प्रे कर रहा था कि वांग जी यहाँ से जल्दी निकल जाए। लेकिन वांग जी तुरंत ही उस काउच पे बैठ जाता है और अपने हाथ पैर को फैलाते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी वांग जी को यहाँ से धक्का मार के नहीं निकल सकता। इसीलिए वो बस अपने रूम में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है, क्योंकि उसे अभी काम पे भी जाना है। वो तुरंत ही अपने कपड़े को चेंज करता है, किचन में जाता है और अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। वांग जी जब देखता है कि विंग नूडल्स बना रहा है, वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग की तरफ आते हुए कहता है, वैसे तुम कौन से फ्लेवर के नूडल्स बना रहे हो? मुझे ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है, इसलिए स्पाइस कम डालना। ये सुन के बाद विंग अपने आई रोल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम बाहर जाके खा सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तुम्हें खिला सकूँ। लेकिन वांग जी विंग की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वही बैठ जाता है किचन कैबिनेट पर। विंग जब देखता है कि वांग जी टस से मस नहीं हो रहा है, वो थक हार के वांग जी के लिए भी नूडल्स बनाने लगता है। वो इंस्टेंट नूडल्स बना रहा था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी खाना खा के अपने काम पे भी जाना था। जल्दी से जल्दी वो नूडल्स बना लेता है और 2 बाउल में दोनों के लिए नूडल्स सर्व करता है। फिर वांग जी की तरफ एक बाउल पास करते हुए कहता है कि जल्दी से खाओ और यहाँ से जाओ, मुझे अपने काम पे भी जाना है। ऐसा कहते हुए वो जल्दी जल्दी फूंक मार के उस नूडल्स को खाने लगा। वांग जी भी चॉपस्टिक से थोड़ी देर तक तो उस नूडल्स को घूरता है, क्योंकि आज तक बस वांग जी ने विंग को ही वैसा नूडल्स खाते हुए देखा था। वो पहली बार शायद ऐसा नूडल्स खाने वाला था, लेकिन फिर भी वो एक बार तो ट्राई कर ही सकता है विंग के लिए। इससे ऐसा सोचते हुए वो उस चॉपस्टिक को अलग करता है और उस नूडल्स को मिक्स करने लगता है। फिर जब वो उस नूडल्स का एक बाइट लेता है, उसे वो नूडल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सोचता है शायद इसी वजह से विंग रोज़ रोज़ इंस्टेंट नूडल्स खाता था। ऐसे सोचते हुए वो और भी जल्दी जल्दी खाने लगा। विंग को वांग जी के खाने के स्वीट से ही पता चल रहा था कि वांग जी को शायद ये नूडल्स अच्छा लग रहा है। विंग भी खाते हुए स्माइल करता है और फिर से अपने नूडल्स को खाने लगता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने जॉब पे जा रहा था और वांग जी अपनी कार पे बैठ रहा था। तभी वांग जी विंग के सामने जाते हुए कहता है, क्या तुम पैदल ही जाने वाले हो? तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हें लेट हो रहा है, और तुमने मुझे इतना टेस्टी नूडल्स खिलाया, इसके बदले मैं तुम्हें एक राइड तो दे ही सकता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग के रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। विंग उस छोटे से गली से निकल भी नहीं पा रहा था। वो एक गहरा सा सांस भरता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके वांग जी के साथ अभी बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, बस उसका टाइम ही वेस्ट होगा। इसीलिए वो एक गहरा सा सांस भरता है और उस कार में जाके बैठ जाता है। वांग जी भी एक स्माइल करता है और उस कार को स्टार्ट कर देता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।